नमस्ते आप सभी को। अंजलि एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक बार पुनः मैं जेएससीसी सीजीएल 2023 का जो पेपर 2 हमारा हिंदी से संबंधित है उस पे प्रश्नोत्तरी लेकर के आई हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधे अधूरे नाटक। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है 1969 में, यानी 1969 ईस्वी में यह नाटक लिखा गया है। और आज हम लोग इस नाटक पे प्रश्नोत्तरी करेंगे। ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, जैसे सीजीएल का जो पेपर 2 है हिंदी से संबंधित उसके सिलेबस में लगा हुआ है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये नाटक हमारे एनटीए नेट के भी सिलेबस में लगा हुआ है, तो इस दृष्टि से ये नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग सीधा प्रश्नों पे चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? क्योंकि जब भी किसी भी नाटक या कहानी से प्रश्न पूछा जाएगा तो सर्वप्रथम उसका प्रकाशन वर्ष ही पूछा जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये प्रकाशन वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। तो आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन वर्ष जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए 1969। मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ 1969 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष होता है। अब आगे प्रश्न पे चलते हैं। जो हमारा दूसरा प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? यानी जो आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश लिख रहे हैं सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? हंस पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, धर्मयुग या बाला बोधनी? तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी धर्मयुग पत्रिका। धर्मयुग पत्रिका में सर्वप्रथम आधे अधूरे नाटक प्रकाशित हुआ था। इसके बाद जो हमारा प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक की केंद्रीय पात्र कौन है? आधे अधूरे नाटक की केंद्रीय पात्र कौन है? चंद्रकला, ध्रुव स्वामिनी, सावित्री या लतिका? तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सावित्री। सावित्री ही आधे अधूरे नाटक की केंद्रीय पात्र है। और ये सावित्री 40 वर्ष की उम्र की है और आधे अधूरे यानी पूरे नाटक में दिखाया है कि एक पूर्ण पुरुष की तलाश में है और इसकी यह तलाश खत्म ही नहीं हो रही है। मध्य वर्ग की स्त्री है सावित्री, जो ऑफिस में अपना काम भी करती है और घर भी संभालती है। इसका जो पति है महेंद्र नाथ वो एक बेरोजगार है, इसीलिए सावित्री पे ही पूरा भार आ चुका है, घर का भार। तो काफ़ी परेशान है और साथ में वो एक पूर्ण पुरुष की तलाश में भी है। इसीलिए इस नाटक में जितने भी पात्र हैं सब आधे अधूरे हैं, कोई भी पूर्ण है ही नहीं। इसीलिए इस नाटक का नाम आधे अधूरे रखा गया है, जो मुख्य रूप से मध्य वर्ग पर केंद्रित है। अब अगला प्रश्न देखिएगा। आधे अधूरे नाटक में पुरुष चार चार पुरुषों का उल्लेख हुआ है, जिसमें से पुरुष एक का नाम क्या है? जब आप लोग आधे अधूरे नाटक पढ़िएगा तो उसमें नाम तो शुरुआत में बता दिया गया है, लेकिन पूरे नाटक में पुरुष एक, पुरुष दो, पुरुष तीन इसी प्रकार से लिखा आएगा और फिर उन लोग का संवाद आता है। तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि पुरुष एक का नाम क्या है? महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, जुनेजा? तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन है महेंद्रनाथ, क्योंकि जो पुरुष एक है वही सावित्री का पति है। जो पुरुष एक है वो सावित्री का पति है और नाम है इसका महेंद्रनाथ। यह अपना एक व्यापार कर रहा था, लेकिन व्यापार इसका नहीं चल पाता व्यापार, जिसके कारण यह बेरोजगार हो जाता है। फिर ये पुरुष दो है सिंघानिया। यहीं पर देख लीजिए आप, प्रश्न पूछा जाएगा पुरुष दो में कौन है, तो सिंघानिया है। अब सिंघानिया सावित्री का बॉस है। याद रखिएगा जो सिंघानिया है वो सावित्री का बॉस है। अब सी में देखिए जगमोहन। जगमोहन पुरुष तीन है और यह सावित्री का प्रेमी है। याद रखिएगा इस सावित्री का पुराना मित्र है यानी प्रेमी है। और जुनेजा जो पुरुष चार के रूप में आया है, यह पुरुष चार के रूप में जुनेजा यह महेंद्रनाथ का दोस्त है। किसका दोस्त है? तो महेंद्रनाथ का दोस्त है, याद रखिएगा यह महेंद्रनाथ का दोस्त है जुनेजा। तो मुख्य रूप से जो यहाँ पर है महेंद्रनाथ सावित्री का पति है, सिंघानिया जो पुरुष दो में है वह सावित्री का बॉस है, जगमोहन जो पुरुष तीन में है वह सावित्री का प्रेमी है, और जो जुनेजा है वो सावित्री का नहीं बल्कि महेंद्रनाथ का दोस्त है। याद रखिएगा महेंद्रनाथ का दोस्त है जुनेजा। तो इस प्रकार से सावित्री से संबंधित चार पुरुष है और चारों पुरुष के बारे में आपसे पूछा जाएगा प्रश्न। अब यहाँ 5वें नंबर में देखिएगा, आधे अधूरे नाटक में पुरुष तीन का पोशाक क्या है?
पुरुष 3 का पोशाक। सबसे पहले तो पुरुष 3 है कौन? तो पुरुष 3 है जगमोहन, क्योंकि अभी मैं आपको ऊपर बताई थी पुरुष 3 में कौन है? जगमोहन है, जो सावित्री का प्रेमी है। तो जो प्रेमी है, जो जगमोहन है, उसका पोशाक क्या है, उसका ड्रेस क्या है? तो ऑप्शन ए है पतलून कमीज, ऑप्शन बी है पतलून और बंद गले का कोट, सी में है पतलून और टी शर्ट, और डी में है पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट। तो यहाँ ध्यान दे रहिएगा कि ये जो यहाँ पतलून है, पतलून सब में रहेगा, ठीक है, पतलून सभी में है। बस आपको याद रखना है आगे वाला, यानी कमीज कौन पहना है, बंद गले का कोट कौन पहने हैं, टी शर्ट कौन पहना है, और पुरानी काट का लंबा कोट कौन पहना है। तो यहाँ पुरुष 3 का ड्रेस पूछा गया है, तो पुरुष 3 में आ जाएंगे, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। यानी पुरुष 3 जगमोहन का जो ड्रेस है वो प्रेमी है, इसलिए टी शर्ट पहनता है। ध्यान दीजिएगा, पतलून और टी शर्ट किस कौन पहना हुआ है? जगमोहन पहना हुआ है। और यही जगमोहन नाटक में दिखाया गया है कि सावित्री को कुकू कहता है। प्यार से सावित्री का नाम ये क्या कहता है? कुकू, कुकू डियर कहता है। तो याद रखिएगा कि जगमोहन ही सावित्री को कुकू डियर कहता है, और जो सावित्री है वो जगमोहन को जोग कहती है। क्या कहती है? जोग। तो ये दोनों नाम देखे रहिएगा जो नाटक में आया हुआ है, दोनों एक दूसरे को निक नेम से पुकारते हैं। और जो पुरुष 3 है उसका ड्रेस क्या है? पतलून और टी शर्ट। अब देखिएगा पतलून और कमीज, तो जो पतलून और कमीज है ये ड्रेस पहनने वाले कौन है? पतलून और कमीज पहनने वाले हैं महेंद्रनाथ। याद रखिएगा, कमीज कौन पहनेगा? महेंद्रनाथ। महेंद्रनाथ जो पति है, जो सावित्री का पति है, वो कमीज पहनेगा। अब पतलून और बंद गले का कोट, बंद गले का कोट उसका बॉस पहनेगा, सावित्री का बॉस पहनेगा, यानी सिंघानिया। तो सिंघानिया का क्या पहनता है? पतलून के साथ बंद गले का कोट, और टी शर्ट तो उसका प्रेमी पहनेगा यानी जगमोहन, और पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट जुनेजा। ये जुनेजा थोड़ा समझाने वगैरह का काम करते इस नाटक में। तो जुनेजा हो गए सलाह देने वाले, काम करने वाले, यानी पुरानी काट का लंबा सा कोट कौन पहनेंगे? जुनेजा। तो सभी के यहाँ पर वस्त्रों पे ध्यान दिए रहिएगा। पोशाक मुख्य रूप से नाटक में लिखा गया है, तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अब इसके आगे प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न हमारा, सावित्री की कितनी बेटियां हैं? जो सावित्री इस नाटक में केंद्रीय पात्र है उसकी कितनी बेटियां हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है 2। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, सावित्री की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम है बिन्नी, याद रखिएगा, बड़ी बेटी का नाम है बिन्नी, और छोटी बेटी का नाम है किन्नी। नाम भी पूछा जाता है तो ध्यान दिए रहिएगा। अब किन्नी और बिन्नी में गड़बड़ ना हो जाए, तो याद रखिएगा जो बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी बिन्नी है, बा से बड़ी, बा से बिन्नी, बा से बड़ी होता है ना, बा से बड़ी और बा से बिन्नी। तो बड़ी बेटी कौन है? बिन्नी। अब जो किन्नी बच गई सो छोटी हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, बिन्नी का उम्र भी लिखा गया है। बिन्नी की उम्र कितनी है? 20 वर्ष। और किन्नी की उम्र कितनी है? 13 वर्ष। तो दोनों का उम्र भी याद रखिएगा, बिन्नी की उम्र है 20 वर्ष और किन्नी की उम्र है 13 वर्ष। और ये दोनों सावित्री की बेटियां हैं, ये दोनों सावित्री की बेटियां हैं। आगे चलिए, सावित्री और महेंद्र नाथ के बेटे का क्या नाम है? अब इनका एक बेटा भी है, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। तो सावित्री और महेंद्र नाथ के बेटे का क्या नाम है? मनोज, अशोक, जगमोहन, जुनेजा। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बी नंबर हमारा, अशोक। अशोक नाम का जो लड़का है वो सावित्री और महेंद्र का बेटा है। सावित्री और महेंद्र का बेटा है अशोक। अब यहाँ देखिए मनोज, तो मनोज भी इसी नाटक का पात्र है, और मनोज कोई और नहीं है बल्कि एक समय में सावित्री के साथ यह रहता है, और सावित्री के कारण घर में आना जाना शुरू कर देता है। जिसके बाद ये मनोज मनोज जो है सावित्री की बड़ी बेटी बिन्नी को ही भगा के ले जा करके शादी कर लेता है। तो जो मनोज है वो सावित्री का दामाद बन जाता है, सावित्री का दामाद बन जाता है। और सावित्री शुरुआत में मनोज को पसंद करती है। अब सावित्री के कारण ही मनोज इसके घर में आना जाना शुरू करता है, क्योंकि सावित्री एक पूर्ण पुरुष की तलाश में है, लेकिन उसे पूर्ण पुरुष मिल नहीं रहा। अब मनोज जब घर में आना जाना स्टार्ट करता है तो सावित्री की बड़ी बेटी बिन्नी से प्रेम करता है,
और बिन्नी को भगा के ले जा करके विवाह भी शादी भी कर लेता है। और जो अशोक है वह बेटा है, और जगमोहन तो पता है सावित्री का प्रेमी है, और जुनेजा महेंद्रनाथ का दोस्त है। तो बस याद रखिएगा बिन्नी का पति कौन है, तो मनोज है। बिन्नी का पति मनोज है। अब आगे देखिए कथन दिया गया है कि मैं अपने इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती है। आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसका है? और ये एनटीए नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है ये प्रश्न, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कथन दिया गया है आधे अधूरे नाटक में कथन कहने वाले कौन है, तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा, बिन्नी। यानी जो बिन्नी जो बड़ी बेटी है, जो बड़ी बेटी है वो मनोज के साथ विवाह करके चली गई है, लेकिन समय समय पर कुछ कुछ दिन में अपने घर आ जाया करती है। तो जब इसकी माँ पूछती है कि तुम लोगों के बीच में सब सही तो चल रहा है, तो बिन्नी कहती है नहीं, हमारे बीच कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि मनोज हर बात में बिन्नी को ताना देते रहता है। तो बिन्नी कहती है कि पता नहीं, उसे लगता है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। तो ये कथन कौन कहेगी? बिन्नी कहेगी। याद रखे रहिएगा, बिन्नी कहती है ये कथन। फिर एक प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के केंद्रीय पात्र सावित्री के विषय में सही कथन क्या है? सावित्री के विषय में सही कथन क्या है? ए नंबर देखिए, बहुत जल्दी किसी भी चीज में संतोष कर लेती है। बी में देखिए, महेंद्र नाथ से अत्यधिक प्रेम करती है। सी में देखिए, एक पूर्ण मनुष्य की तलाश में है। डी में है, अपने परिवार के लिए किसी से भी लड़ सकती है। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, यानी एक पूर्ण पुरुष की तलाश में कौन है, तो सावित्री। सावित्री एक पूर्ण पुरुष की तलाश में है, ऑप्शन सी सही होगा। अब ए नंबर पढ़िए, क्या ये बहुत जल्दी ही किसी भी चीज में संतोष कर लेती है सावित्री? तो ये बिल्कुल गलत है। सावित्री संतोष करती ही नहीं है। महेंद्र नाथ से अत्यधिक प्रेम करती है, ये भी गलत है। महेंद्र नाथ से प्रेम नहीं करती है ये। अपने परिवार के लिए किसी से भी लड़ सकती है, बिल्कुल भी नहीं। अपने परिवार को छोड़ करके एक बार जगमोहन के साथ जाना चाहती है, पर जगमोहन इसे अपने साथ नहीं ले जाता, बल्कि वापस घर में छोड़ के चला जाता है। तो इस प्रकार से हमारे 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बस सावित्री के विषय में जो सही कथन है वो यह है कि सावित्री एक पूर्ण पुरुष के या पूर्ण मनुष्य के तलाश में है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब 10वां नंबर पढ़िएगा, किस नाटक में आधुनिक मध्य वर्गीय शहरी परिवार की कहानी कही गई है? किस नाटक में मध्य वर्गीय शहरी परिवार की कहानी कही गई है? तो इसके उत्तर में हो जाएगा ऑप्शन बी, आधे अधूरे। और आधे अधूरे में कौन से शहर का वर्णन है, तो दिल्ली शहर का वर्णन है। इसे भी नोट कर लीजिएगा। आधे अधूरे नाटक में मुख्य रूप से दिल्ली के एक मध्य वर्गीय शहरी परिवार का वर्णन चित्रण इसमें किया गया है, आधे आधे अधूरे नाटक में। फिर आगे देखिए प्रश्न है, सावित्री और महेंद्र नाथ के विवाह को कितने वर्ष हो चुके हैं? सावित्री और महेंद्र नाथ जब दोनों विवाह कर चुके हैं तो कितने वर्ष हो चुके हैं? 20, 21, 22, 23। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, 22 वर्ष। याद रखिएगा, क्योंकि जो सावित्री और महेंद्र का बेटा अशोक है, अशोक की उम्र होती है 21 वर्ष। अशोक की उम्र कितनी होती है? 21 वर्ष, ये सबसे बड़ा है। और 20 वर्ष की होती है बिन्नी। बिन्नी होती है 20 वर्ष की। और जो इसकी छोटी बेटी है किन्नी, उसकी उम्र है 13 वर्ष। तो जो अशोक जो सबसे बड़ा बेटा 21 वर्ष का है, इसीलिए इनके शादी को 22 वर्ष हो चुका है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 वर्ष। कितने विवाह के कितने वर्ष हो चुके हैं? 22 वर्ष हो चुके हैं। 12वां नंबर प्रश्न है, कथन दिया गया है कि जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी नज़र में। तो आधे अधूरे नाटक में उपर्युक्त कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन सी, अशोक का। यह कथन किसका? अशोक का। जो अशोक की माँ सावित्री है वो अपने बॉस या फिर किसी भी बड़े व्यक्ति को हमेशा अपने घर में बुलाती रहती है, ताकि कोई भी आए तो अशोक पे ध्यान दे, और अशोक पे ध्यान दे करके अशोक को कोई नौकरी दे दे। क्योंकि अशोक की उम्र है 21 वर्ष की हो चुकी है, और 21 वर्ष होने के बावजूद यह अशोक अभी तक बेरोजगार है। इसीलिए सावित्री चाहती है कि अशोक कोई नौकरी कर ले। अब नौकरी करनी है तो किसी ना किसी से बातचीत तो करना ही पड़ेगा।
तो जब सावित्री अपने बॉस सिंघानिया को अपने घर बुलाती है, तो घर में बुलाने के बाद सिंघानिया जब चला जाता है, तब अशोक यही कथन कहता है कि माँ तुम इन सब चीज़ों को क्यों बुलाती हो, इन सब लोगों को क्यों बुलाती हो, जिनके आने से हम जितने छोटे होते हैं उससे और अधिक छोटे हो जाते हैं अपनी नज़र में, क्योंकि वो लोग अमीर अमीर आते हैं और हम लोग अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं। तो ये कथन कौन कहेगा? अशोक कहता है। आधे अधूरे नाटक में यह कथन अशोक कहेगा। ध्यान दिए रहेगा। अशोक और महेंद्रनाथ दोनों को ही नहीं पसंद आता कि सावित्री किसी भी बड़े बड़े अमीर व्यक्ति को अपने घर में बुलाती है, लेकिन फिर भी दोनों चुप रह जाते हैं, कुछ कह नहीं सकते। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक में बड़ी लड़की का विवाह किसके साथ हुआ है? जो बड़ी लड़की है बिन्नी, तो बिन्नी का विवाह किसके साथ हुआ है? मैं अभी पीछे आपको बताई, बिन्नी भाग के शादी करती है मनोज के साथ। किसके साथ? मनोज के साथ। अब आगे प्रश्न देखिएगा, आधे अधूरे नाटक में किन्नी का स्वभाव कैसा है? क्योंकि आप बड़े लड़के का स्वभाव देख चुके हैं, बिन्नी को भी देख चुके हैं, अब किन्नी का स्वभाव कैसा है? संतोषी स्वभाव है, दयापूर्ण स्वभाव, विद्रोही स्वभाव, या इनमें से सभी? तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो वो है सी, विद्रोही स्वभाव। ये जो किन्नी होती है 13 वर्ष की किन्नी है और ये विद्रोही स्वभाव की है, हर चीज़ में विद्रोह करती है। अपनी माँ के पास भी जाती है तो किताबें वगैरह फाड़ देती है, इसकी माँ भी इसे बहुत डांटती है। और ये ऐसा नाटक में दिखाया है कि एक अश्लील किताब पढ़ते हुए पकड़ी जाती है तो इसका भाई अशोक इसे पीटता भी है, किन्नी को मारता भी है, जिसके बाद किन्नी रोते हुए कहती है कि अशोक भी तो पढ़ता है ये किताब, उसे क्यों नहीं कुछ कहती। तो हर बात में तर्क देती है, विद्रोही स्वभाव की है और चुप नहीं रहती है, हर बात में पलट के जवाब देती है सबको। तो इस प्रकार से जो किन्नी है वो विद्रोही स्वभाव की है, जो 13 वर्ष की है और विद्रोही स्वभाव की है। अब 15वां नंबर प्रश्न देखिएगा, आधे अधूरे नाटक को कितने भागों में बांटा गया है? आधे अधूरे नाटक को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही आंसर हमारा डी होगा, 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला भाग का नाम है पूर्वार्ध, नाम ऐसे ही आया है पूर्वार्ध, और दूसरा भाग है उत्तरार्ध। दूसरा भाग है इसका उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में ही ये पूरी कथा समाप्त की जाती है। अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखिएगा, 16वां नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश के नाटकों में शामिल नहीं है। यानी मोहन राकेश जो 3 नाटक लिख चुके हैं, तो कौन ऐसा नाटक है जो इनके नाटकों में शामिल नहीं है? पहला है लहरों के राजहंस, बी नंबर अंधेर नगरी, सी नंबर आधे अधूरे, और डी नंबर आषाढ़ का एक दिन। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, अंधेर नगरी, क्योंकि अंधेर नगरी शामिल नहीं है। मोहन राकेश अंधेर नगरी नाटक को नहीं लिखे हैं, बल्कि अंधेर नगरी लिखने वाले कौन है? तो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी नाटक को लिखते हैं। कब लिखते हैं? तो 1881 ईस्वी में लिखते हैं अंधेर नगरी नाटक को। अब लहरों के राजहंस देख लीजिए, लहरों के राजहंस का प्रकाशन वर्ष आ जाएगा 1963 ईस्वी। लहरों के राजहंस का प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी है। आधे अधूरे का अभी आप देखे हैं 1969 1969 ईस्वी, और आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। यानी आषाढ़ 58 में आया, आधे अधूरे 69 अधूरे से लग रहे हैं तो 69 आधे अधूरे, और लहरों के राजहंस 63 ईस्वी 1963 63। तो इस प्रकार से क्रम भी आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले आषाढ़ के एक दिन लिखा गया, फिर लहरों का राजहंस लिखा गया, उसके बाद अंतिम में आधे अधूरे लिखा गया। इसके बाद भी एक नाटक है जो इनका मोहन राकेश का अधूरा रह गया था। मोहन राकेश का एक और नाटक है पैरों तले जमीन, जो अधूरा रह गया था। तो इस प्रकार से जो पूर्ण नाटक लिखे हैं, ये पूर्ण तरीके से 3 नाटक ये लिखे हुए हैं, और हिंदी साहित्य में तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार से मैं इस वीडियो में इतना ही प्रश्न लेकर के आई थी। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, जानकारी भी आपके काम की होगी। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि जो आपके पेपर 2 हिंदी का सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है उसमें, लेकिन फिर भी जो मुख्य रूप से कहानी नाटक उपन्यास है, तो कहानी नाटक उपन्यास से जो भी मैं प्रश्न करवा रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि पात्रों से, प्रकाशन वर्ष से, उसके विषय वस्तु से, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे।
इसीलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, संशयग्रस्त नहीं होना है और अच्छे से जितना भी मैं प्रश्न करवा रही हूँ, बस उसकी तैयारी कर लीजिए। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न आएँगे, इन्हीं से मिलते-जुलते हुए प्रश्न रहेंगे, क्योंकि मैं स्वयं नीट जेआरएफ परीक्षा की तैयारी की हुई हूँ और परीक्षा पास भी की हुई हूँ। तो मो इतने सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व की हूँ, इतने सारे सेट पे प्रैक्टिस की हूँ कि क प्रश्नों का मुझे काफ़ी अनुभव है कि हाँ, इस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाएँगे। तो उसी अनुभव के आधार पे मैं ये सब प्रश्न बना रही हूँ और इतना तो मैं कह ही सकती हूँ कि आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इससे आपको। तो चलिए फिर बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को।